मित्रों नमस्कार। सिविल सर्विसेज ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 की भूगोल एनसीईआरटी के चैप्टर संख्या 2 भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। तो आप जैसे क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के अपने आसपास के पर्यावरण को, पर्यावास को आप देखते होंगे, उसी बारे में बताया गया है। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। तो भारत में किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया गया है, जिसमें पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है और द्वीप समूह है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बने हैं। तो नीचे दिया है मुख्य भौगोलिक वितरण, जिसमें भारत के इन्हीं भागों को दिखाया गया है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान तथा छठवां द्वीप समूह। अब देखिए यहाँ पर एक हिमालय पर्वतीय भाग का चित्र दिया गया है। इसको जब आप लोग हिमालय का भाग करेंगे इसमें, तब इसके साथ में इसको करेंगे। तो सबसे पहला भाग है हिमालय पर्वत। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि मानचित्र को अपने सामने रखिए और जैसे इसको हम पढ़ते जाते हैं उसको आप देखते रहिए, तो चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। और इसके लिए साथ में एक पेन भी रख सकते हैं या पेंसिल रख सकते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यहाँ पे एक बात दी गई है कि यह अत्यधिक असम अवरोध है। तो पहली बात तो है कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो असम रूप से फैली हुई हैं। कोई पर्वत श्रेणी 6000 मीटर है, कोई 8000 है, तो इस प्रकार से असम रूप से फैली हुई है। दूसरा अवरोध है, तो अवरोध से तात्पर्य इससे है कि हिमालय के पश्चिम दिशा के जो भूभाग है उसमें भारतीय भूभाग है, अतः पूर्व दिशा में तिब्बत का पठार अवस्थित है। तो पठारी भूमि है और उसके बाद एक पर्वतीय भूमि हिमालय का है। इसलिए इन क्षेत्रों से पार करके जा पाना, आ पाना बहुत कठिन कार्य होता था। तो इनमें जो पर्वतों के बीच में दर्रे पाए जाते थे, उन्हीं से लोग आए और उन्हीं से लोग जाया करते थे। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। तो जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली है, वो 2400 किलोमीटर की लंबाई में है और एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं।
इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 यानी 150 किलोमीटर है। तो यानी कि कश्मीर में ज़्यादा चौड़ा है और अरुणाचल में कम चौड़ा है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई में अधिक विविधता पाई जाती है। और मिस्टेक हो यहाँ पे, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। तो ये घाटियाँ क्या हैं? घाटियाँ जैसे 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई, उन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक छोटा मैदानी भाग जो होता है विस्तृत रूप से फैला होता है, तो उसको हम लोग घाटी कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। सतत श्रृंखला यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इसका तात्पर्य इससे है कि जो यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो 6000 मीटर से के इर्द गिर्द ही हैं, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, और समांतर रूप से एक दूसरे के फैली हुई हैं। अब नीचे हिमालय के कुछ शिखर दिए गए हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये किस देश में पड़ता है? नेपाल में। ऊंचाई इसकी 8848 मीटर है। परंतु हाल ही के कुछ जो कि खोजें बता रही हैं कि हिमालय की माउंट एवरेस्ट श्रेणी की ऊंचाई जो है वो 2 मीटर तक बढ़ चुकी है, यानी कि 8850 मीटर तक। कंचनजुंगा ये भारत में है, सिक्किम में है तथा 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू पर्वत श्रेणी नेपाल में है, 8481 मीटर। धौलागिरा पर्वत श्रेणी यह नेपाल में है, 8172 मीटर। नंगा पर्वत यह भारत में है, 8126 मीटर उत्तराखंड में स्थित है। अन्नपूर्णा जो कि पर्वत श्रृंखला है यह नेपाल में स्थित है, ये 8078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है, 7817 मीटर उत्तराखंड में है। ये कामेट यह भारत में लिखा गया इसको 7756 मीटर। नामचा बारवा इसे भारत में लिखा है 7756 मीटर। ये अरुणाचल प्रदेश के भाग में पाई जाती है और इसी से एक कॉर्नर बनाते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। गुरुला मंदाता जो कि नेपाल में पर्वत श्रेणी स्थित है, इसकी ऊंचाई 7728 मीटर तक है। तो कभी कभी परीक्षा में इसको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है और कौन सी सबसे छोटी है, और या तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस देश में अवस्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। तो वलय की जो प्रकृति है समित में समान रूप से जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं वो फैली हुई नहीं है, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है, कहीं ज़्यादा ऊंची हैं कहीं कम ऊंची हैं, कहीं ज़्यादा चौड़ी हैं कहीं कम चौड़ी हैं, इस प्रकार की बात कही गई है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। अब ग्रेनाइट से एक बात तो थोड़ी समझनी पड़ेगी, ग्रेनाइट जो है एक आग्नेय चट्टान है और हिमालय की जो उत्पत्ति है प्राचीन रूप से, दरअसल हिमालय के पास में एक भाग पाया जाता है, उसे ट्रांस हिमालयन भाग कहते हैं। ये हिमालय का उत्तरी कह सकते हैं या फिर पूर्वी भाग कह सकते हैं। जो पुराना हिमालय था, जब तैतीस सागर का विघटन हुआ था उसके बाद ज्वालामुखी प्रक्रियाओं की वजह से जो अभिसारी भूसंचलन हुआ था उसके वजह से जो निर्मित पर्वत श्रेणी हुई थी, तो उसे कहा गया ट्रांस हिमालयन। फिर जब एशियन प्लेट और जो एशियन प्लेट थी उसका और हिंद महासागर की जो प्लेट थी उसका, इन दोनों के बीच में जब टकराव हुआ तो उसके बाद इनके टूटने से ज्वालामुखी प्रक्रियाओं की वजह से जिस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ वो हिमालय थी। तो वही समय का ही बना हुआ भाग है जो कि क्रोड है, निचला भाग है, आंतरिक भाग।
ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। तो हिमानियों का प्रवाह, हिमानी यानी बर्फ की नदियाँ। तो एक तो पहली बात है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है और तापमान में कमी आने की वजह से जो जल है वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परंतु सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो उसका ताप बढ़ता है और ये पिघलता है और हिमानी के रूप में प्रवाहित होता है और प्रवाहित होकर के वो धीरे धीरे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से नीचे की तरफ घाटियों से होते हुए मैदानी भागों में नदियों का स्वरूप लेते हुए समुद्र की तरफ बढ़ जाता है। इसे हम लोग नदी कहते हैं। तो नीचे दिया गया है, ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम। तो इसके बारे में जानकारी करना आसान है और एक तरीके से इसको किया जा सकता है। अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। तो उसके बारे में हमने पहले चर्चा कर दी थी कि कौन से शिखर कहाँ पे स्थित है। इसके बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं कि इन्हीं के बगल में जहाँ नेपाल और जहाँ भारत लिखा हुआ है, जैसे भारत लिखा है तो यहाँ भारत के बगल में एक ब्रैकेट बना के यहाँ पे सिक्किम लिख सकते हैं। यहाँ पे नंगा पर्वत लिखा है तो भारत के बगल में ब्रैकेट बना के यहाँ पे उत्तराखंड लिख सकते हैं। इस तरीके से नंदा देवी लिखा तो उत्तराखंड लिख सकते हैं, नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश लिख सकते हैं। तो इनके नाम ऐसे लिखा जा सकता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। तो हिमाद्री पर्वत श्रेणी के जो दक्षिण का भाग है और वहाँ पर एक राज्य भी है, उसका नाम असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि ये हिमाद्री के दक्षिण में है, ना कि हिमालय का दक्षिणी भाग है। तो इसे निम्न हिमालय कहा जाता है। हिमाचल का भाग है जहाँ पे मनाली, कुल्लू मनाली और इस प्रकार से छोटी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, कम ऊंचाई की हैं, हिल स्टेशंस हैं यहाँ पर। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परावर्तित शैलों द्वारा हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो जब गर्मी का मौसम होता है तो उस समय दक्षिण भारत से प्रवास होता है। एक प्रकार से चाहे पर्यटन को लेकर के प्रवास हो, चाहे जीवन शैली को लेकर प्रवास हो, तो प्रवास होता है तो लोग इन क्षेत्रों में जाकर के निवास करते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। और नीचे दिया है कि एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे अवस्थित हैं। तो अब इसमें पता कर सकते हैं कि मसूरी कहाँ पे है, नैनीताल कहाँ पे है और ये रानीखेत कहाँ पे। जैसे मसूरी तो हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल कहाँ पे तो उत्तराखंड में, रानीखेत कहाँ पे थी वो उत्तराखंड में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो शिवालिक की पर्वत श्रेणी के बारे में बताया गया है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। और एक खास बात और है कि शिवालिक की पर्वत श्रेणी में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जैसे पुरातात्विक अध्ययन किया जाता है कि मानव सभ्यताओं का विकास किस प्रकार से भारत में हुआ था। अब ये भारत का एक मानचित्र दिया गया है जिसमें संपूर्ण भारत में अवस्थित जो भी नदियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, मैदानी भाग है, पठारी भाग है और उन सब के बारे में, तटीय भाग हैं,
दिखाया गया है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। अच्छा, एक हिमालय के क्षेत्रीय नाम तो पता कीजिए, साथ में आप इस जैसे माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी भी कुछ क्षेत्रीय नाम पता कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया गया है, जो मानसरोवर झील है, जो कि वर्तमान में तिब्बत में अवस्थित है, वहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों, जो औषधि शैल हैं, से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो एक प्रकार से ये पूरे हिमालय के भाग का एक वर्णन था। अब इसके बाद अगला भाग आता है उत्तरी मैदान। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा फायदा आप कब उठा सकते हैं? जब आपके सामने मानचित्र हो और इसे अलग तरीके से कोई पढ़ रहा हो। तो आप लोग मानचित्र सामने रखिए, उसको देखते रहिए, जो इस पर पढ़ा जा रहा है उन बिंदुओं पर आपकी नज़र होनी चाहिए, तो चीज़ें आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, द्रोणी कहते हैं, में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। निक्षेप होने का तात्पर्य है कि जो नदियों से हिमानी ऊपर से बर्फ़ की नदियाँ थीं, वो बर्फ़ की नदियाँ जब मैदानी भागों में आईं, तापमान बढ़ा और वो जल के रूप में परिवर्तित हुई, तो धीरे धीरे वो नदी का स्वरूप ले ली। और नदी का स्वरूप ले ली तो पहले तो पठारी कठोर मिट्टी थी, पर्वतीय कठोर मिट्टी थी, तो उसको काट नहीं पाई, परंतु जैसे जैसे मैदानी भागों में आती गई, वो मिट्टी का कटाव बढ़ाती गई और उसी मिट्टी के कटाव को आगे ला करके वो बहाती रहीं और धीरे धीरे उनमें मिट्टी का कटाव का भाग ज़्यादा हो गया। और जैसे जलोढ़ मैदानों का निर्माण हुआ, जैसे गंगा घाटी में स्थित मैदान है, ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित मैदान है और सिंधु घाटी में स्थित मैदान है, तो उनके बारे में बताया गया। तो जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सघन जनसंख्या भी निवास करती है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये
नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बँट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। बीच में एक प्रश्न दिया है, क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब में दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ है पाँच तथा आब का अर्थ है पानी। आप इसमें पता कर सकते हैं कि पंच में जो पाँच है ये कौन सी नदियाँ हैं पाँच, तो ये सतलज, रावी, ब्यास, सिंधु और एक नदी कौन सी बच गई, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु और चेनाब। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। तो दोआबों की संख्या अधिक है तो इसका तात्पर्य इससे भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती होगी। उपजाऊ मिट्टी पाई जाती तो उत्पादन ज़्यादा होता होगा। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इस तरीके से व्याख्या किया जाए कि उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता और समतल स्थल के रूप में कर दी जाती है कि जो मैदानी भाग है वो पूर्ण रूप से सपाट है या मैदानी भाग है, उसमें ऊंचाई या गहराई नहीं है। तो इस तरीके से तो ऐसा नहीं है, उसमें भी ऊंचाई है और उसमें भी गहरी घाटी वाली भूमियाँ हैं और इसके वजह से वहाँ के ताप भी परिवर्तन होता है या फिर मौसम में परिवर्तन रहता है, ना उसे फसलों में परिवर्तन होता है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। तो जब अब ध्यान देंगे मैप पर कि शिवालिक का जो पर्वत श्रृंखला वाला भाग है शिवालिक, तो वहाँ से जैसे नीचे आएंगे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में जो भी निक्षेपण होता है उसे भाबर कहते हैं। अब उसके नीचे हम लोग फिर धीरे धीरे आएंगे, वहीं से सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं। अब धीरे धीरे आप शिवालिक पर्वत श्रेणी के 8 से 16 किलोमीटर भाबर वाले क्षेत्र से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं जिसे तराई कहा जाता है। अब आप तराई के क्षेत्रों में आ गए। यह वन्य प्राणियों से भरे जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया या काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब आप पता कीजिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे अवस्थित है। तो ये लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। अब उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरी जिले हैं, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, रॉबर्ट्सगंज, इन सब एरिया को देखेंगे तो यहाँ पर तराई मिट्टी पाई जाती है, तराई भाग है ये। अब शिवालिक पर्वत श्रेणी को वहाँ से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं।
इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी में या मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। अब इसके बाद जब हम लोग दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो वो कंकड़ीले पथरीले भाग मिलेंगे, जिसे भांगर कहते हैं। और उसके दक्षिण में बढ़ेंगे तो बाढ़ के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान होंगे, उसे खादर कहा जाएगा। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर वाला भाग है, या उसके दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे ये गोंडा का भाग है, और इस तरीके से फैजाबाद वाला, अयोध्या वाला भाग है सरयू नदी किनारे। इन सब क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, खादर वाली। इसके बाद आते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यहाँ पे 2-3 बातें दी गई। एक तो यह है कि क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित शैल की प्राचीनतम आकृति है। आग्नेय चट्टानों से बनने का तात्पर्य है कि ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के बाद उनके निक्षेपों के बैठने की वजह संपीड़ित होने के कारण यह बना होगा। अब गोंडवाना भूमि का तात्पर्य है यह पुरानी जो कहानी है पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद की, महाद्वीपों के निर्माण की, जिसमें पैंथालसा पैंजिया का कहानी है, और पैंजिया के विघटन के कारण जो 2 भाग बने थे, अंकारा और गोंडवाना, उसकी कहानी। तो उसी गोंडवाना भूमि जो कि वर्तमान में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो उससे जुड़ा हुआ कहीं माना जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है वो, और ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है वो, ये तीनों एक दूसरे में जुड़े हुए थे, दक्षिण का भाग बनाया करते थे। तो इससे गोंडवाना भूमि कहा जाता था। तो उसी का एक भाग दक्षिणी भाग भारत का माना जाता है, वहाँ से आके इसमें जुड़ा, और यहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण जो कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अब जैसे इसमें क्या है ना कि मैप आपके सामने रहेगा तो आप नर्मदा नदी के पहुँचेंगे, और नर्मदा नदी के पहुँचने के बाद आप उत्तर की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे आपको प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग दिखेगा, वहाँ मालवा का पठार लिखा हुआ है, तो आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। तो इसमें कई पठारों की चर्चा कर दी गई है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और भारत का सबसे बड़ा पठार दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है।
भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ ज्ञात करने की खास आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे बना हुआ है, लिखा हुआ है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या उत्तर से दक्षिण की दिशा में देख सकते हैं, पूर्व से पश्चिम की दिशा में देख सकते हैं। और परीक्षाओं में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाइए या फिर उत्तर से दक्षिणी क्रम में सजाइए, या इन पठारी भागों को उत्तर से दक्षिणी क्रम में कैसे कहेंगे। जैसे मालवा का पठार है, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार है और छोटा नागपुर पठार है, दक्कन का पठार है, तो आप इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ ही सजा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बुंदेलखंड के पठार को लेंगे, फिर मालवा का पठार आएगा, उसके बाद नागपुर का पठार आ जाएगा और उसके बाद दक्कन का पठार आ जाएगा। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कीजिए। तो आपने कर लिया होगा। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। अच्छा, इसमें कुछ शब्द दिया गया है जिसको लोग छोड़ देते हैं, कठिन होने की वजह से छोड़ते हैं, चाहे वो ना पढ़ना चाहें। जैसे कार्बी एंगलोंग या उत्तर कचार पहाड़ी, तो इनको डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इन पे कि उत्तर कचार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। ये कार्बी एंगलोंग पठार किस पठार का नाम है। गारो, खासी, जयंतिया के बारे में लगभग सब लोग जानते ही हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बात दिखा है कि उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो यह इसलिए कहा गया, पहली बात तो यह है कि भारत के जो पठार का भाग है, जो पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है और पूर्व की तरफ वो ढाल लेते हुए और डेल्टाई मैदानों का निर्माण होता है, जिसमें भी मैप में आप देखेंगे तो पाएंगे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इस प्रकार की नदियाँ जो बह के जाती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वो एक ढाल के साथ में डेल्टाई मैदानों का निर्माण करती हैं। तो इसलिए इन पठारी भागों को के जो पर्वतीय भाग है उन्हें आसानी से पार नहीं कर सकते, तो उनके लिए दर्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें दर्रे बताए गए थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट। एक दर्रा और है सेन्नकोट्टा, ये भी केरल में अवस्थित है। और तीनों जो ये चारों दर्रे हैं वो एक प्रकार से एक श्रेणी में अवस्थित हैं। जैसे कि अगर मैप में बनाया जाएगा तो ये भारत का ये मैप हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जैसे देख सकते हैं कि कैसे हो सकता है, जैसे थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, पाल घाट हो गया, सेनकोट्टा हो गया। तो आप इसको देख सकते हैं TBBS, इस प्रकार से TBPS करके आप याद कर सकते हैं। इनकी स्थिति पूछ लिया जाता है कि वन स्थिति कैसी इनकी है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराने तथा ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। आप इसके स्थानीय नाम पता कर सकते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी 2695 मीटर तथा दोदा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है और ये उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी घाट के
दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उटग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी आपने उत्तर में पढ़ा था हिमाचल का भाग, जिसमें कि मनाली और रानीखेत का भाग जो कि उत्तराखंड में, तो ये जो पहाड़ी नगर हैं उत्तर भारत के, उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी पहाड़ी नगर हैं। उडगमंडलम, कोडाई कनाल, यहाँ पे भी मौसम ठंडा रहता है। जबकि दक्षिण भारत की जो अवस्थिति आप देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा के नज़दीक है, जबकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं पूरे वर्ष पर अधिक मात्रा में पड़ती हैं और ये गर्म मौसम होता है। जबकि ये जो क्षेत्र यहाँ उडगमंडलम और कोडाई कनाल है, यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, तो लोग हिल स्टेशंस के लिए यहाँ पर जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाए जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर अवस्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। तो इस प्रकार से ये जो भारत का एक प्रायद्वीपीय पठारी भाग था या पठारी भाग था, और ये पर्वतीय, इसमें पठारी भाग दोनों जोड़ दिया गया, समाप्त हुआ। इसके बाद आता है भारत का भारतीय मरुस्थल वाला भाग। ये भारतीय मरुस्थल क्या है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अच्छा, एक चीज़ है, इसमें 150 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि 25 सेंटीमीटर यानी 250 मिलीमीटर से यदि किसी क्षेत्र में कम वर्षा होती है तो उसे शुष्क क्षेत्र या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो एक मात्र नदी लूनी, जिसे सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, लेकिन यह भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। यह भी विशाल मरुस्थलीय भाग में विलीन हो जाती है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला या टिप्पा का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समूह प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। बालू के टिब्बे हैं, ऊंचे ऊंचे बालू के टीले जो हैं उन्हीं को बरकान कहा जाता है। मरुस्थल का एक चित्र दिया गया है जिसमें पानी की समस्या को एक प्रकार से दिखाने का प्रयास किया गया कि पानी लाने के लिए महिलाओं को कितना दूर तक जाना पड़ता है। आता है इसके बाद तटीय मैदानी भाग। जो कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। तो आप एक प्रकार से देख सकते हैं कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। तो मुंबई तक गोवा का भाग जो कोंकण कहते हैं, अब एक कोंकण भाषा भी है गोवा में, और कन्नड़ जो कि कर्नाटक से जुड़ा हुआ भाग है कन्नड़, और इसके बाद केरल से जुड़ा भाग है मालाबार। तो इसके बाद आता है बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है।
बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बारे में चर्चा भी हमने पीछे की थी। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दें कि चिल्का झील है कहाँ पे, तो ये ओडिशा में अवस्थित है। एक झील और है, उसे पुलिकट झील कहते हैं। इसमें तटीय मैदान में ये धान की खेती को दिखाया गया है, जिसमें महिलाएं धान की खेती के बीज जो लगा रही हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो ये सबसे बड़ी झील है, यानी एरिया के वाइज, क्षेत्र के रूप में ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यदि खारे पानी की बात किया जाए सबसे खारी झील, तो राजस्थान में है सांभर झील। द्वीप समूह आप पहले भी देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? तो आप पहचान तो सकते ही हैं द्वीप समूहों को, इसीलिए कहा जा रहा है मानचित्र को आप हमेशा अपने सामने रखिए। इसमें जो पढ़ा जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनते रहिए, और एक पेंसिल रखिए या पेन रखिए। और अगर आपके पास रफ मानचित्र हो तो और अच्छा हो सकता है कि एक मानचित्र और साथ में एक रफ मानचित्र, ताकि आप उस रफ मानचित्र में उन क्षेत्रों को अपने अनुसार एक मार्किंग करते जाएं। ऐसे ये वाला क्षेत्र यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे, तो इससे आपको एक बेहतर समझ बनेगी। ये द्वीप दिखाया है, देखिए द्वीप में ये चारों तरफ पानी का भाग है और ये बीच में भूमि एक अवस्थित है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला। अच्छा, एक बहुत ही रोमांचक जानकारी है कि जो हमारा लक्षद्वीप है वो 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जबकि हमारा जो देश भारत है इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर का है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। इसमें है पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ एक कुछ खास जानकारी होती हैं जिनको हम लोग याद करना चाहिए। जैसे कवरत्ती द्वीप किसका भाग है, तो लक्षद्वीप का भाग है और ये उसका प्रशासनिक मुख्यालय भी है। एक भाग और ये पिटली द्वीप, तो ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये लक्षद्वीप में अवस्थित है। वहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। उस पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है ये आप पता कर सकते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। मैप पे ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। निमज्जित का तात्पर्य है कि पानी में डूबा हुआ। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। तो इसमें विस्फोट 140 वर्ष पहले हुआ था और 2017 में इसमें दोबारा से जो कि स्फूर्ति प्रारंभ हो गई है। एक प्रकार से अब ये सक्रिय हो चुका है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश की प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत
जल एवं वनों का प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के बीच भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो इसमें मानचित्र का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य था। मानचित्र के आधार पर इसको समझना आसान था। एक टर्म दिया था कि लक्षद्वीप जो निर्माण हुआ है उसका वो प्रवाल द्वीपों से हुआ है। तो प्रवाल क्या होते हैं? तो प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा तीसरा प्रवाल वलय द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स-शू आकार वाले रोधिका होते हैं। अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति कहाँ है पर ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है? पूर्वी भाग में है। और ये कितने लंबे हैं ये भी आप पता कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक रंग बिरंगी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो उसके नाम क्या हैं ये भी आप पता कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो कि अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, और इन अभ्यास प्रश्नों को ऐसे कुछ सिंपल प्रश्न को कर लेते हैं, बाकी प्रश्नों को आप पाठ के आधार पर कर सकते हैं। जैसे एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो उनका संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल, जिसमें पटकई बूम, नागा, मिशमी पहाड़ियाँ, टाफला पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो देखिए, गोवा तक की जो पट्टी है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि गोवा तक की जो पट्टी है उसे कहते हैं कोंकण, और उसके दक्षिण में जब चले जाएंगे तो पश्चिमी तटीय पट्टी जो होती है वो कन्नड़ हो जाती है। तो गोवा में अवस्थित पट्टी जो होगी वो कोंकण हो जाएगी। पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनायमोडी है। अनायमोडी, यहाँ पे अनायमोडी है। आगे प्रश्न दिया है कि जैसे भाबर क्या है? हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। या अरावली की विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार अवस्थित है? यह भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो लक्षद्वीप है उसका एक नाम। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में कौन सा पठार अवस्थित है? तो इसमें मालवा का पठार है। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिणी क्रम में आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि एक सीमाद्री, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद शिवालिक। बांगर और खादर क्या है, और बांगर खादर में क्या अंतर है? कि बांगर जो है कैसे कटरीली पथरीली भूमि की मिट्टी है, और खादर क्या है? तो खादर जो नदियों के द्वारा जड़ों निक्षेपों से निर्मित मिट्टी हुई वो खादर हो गई थी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अवस्थिति आप भारत के मानचित्र के आधार पर बता सकते हैं। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभागों के नाम। हिमालय क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावचों में क्या लक्षण है, ये आप उसको अंतर कर सकते हैं। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो इसमें खुद वर्णन किया गया है, उसको समझ सकते हैं। तो ये प्रश्न जो हैं वो उन बच्चों के लिए दिए गए हैं जो बच्चों को ये पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाती है, और इसको आप भी हल कर सकते हैं। हल करने से फ़ायदा ही होता है। हाँ, वैसे सामान्य रूप से इनसे प्रश्न डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, परंतु इन्हीं प्रश्नों के आधार पर नए प्रश्नों को बना करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है।
अब जैसे नीचे एक प्रश्न दिया है कि ये पर्वत शिखर वाला K2, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, अनाईमुडी, इनको आप मानचित्र पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, नया मानचित्र लेकर के उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। पठार है शिलोंग, छोटानागपुर, मालवा, बुंदेलखंड। यह थार का मरुस्थल है, पश्चिमी घाट है, लक्षद्वीप समूह है, गंगा यमुना का दोआब है, कोरोमंडल तट है। ये सब चीज़ें दी गई हैं और ये पहाड़ी घाटियों के नाम हैं और इन सब के यहाँ पर उत्तर दिए गए। इसमें बच्चों के लिए है एक तरीके से, वो इसमें खेल के माध्यम से जो शिक्षण होता है, तो वो एक खेल जो होता है आउटडोर होता है, एक इंडोर होता है। तो इंडोर जो खेल होते हैं उनमें इस प्रकार के पहेलियों के आधार पर प्रश्नों को दिया जाता है, उत्तर खोजा जाता है। आप भी कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। बाकी यह है कि मानचित्र का जो वर्णन है, मानचित्र साथ में रखिए या फिर किसी मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखिए या फिर उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखिए, तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। धन्यवाद।